नमस्कार। आज हम भारत के मध्यकालीन इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ। हम बात करेंगे उन शुरुआती मुगल शासकों की जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और उसे मजबूती दी। बिल्कुल, बाबर से शुरुआत करके। हाँ, बाबर, हुमायूं, बीच में आए शेरशाह सूरी और फिर अकबर। ये वो वक्त था जब दिल्ली सल्तनत आप कह सकते हैं कमजोर पड़ रही थी। हाँ बिल्कुल। और एक नई ताकत उभर रही थी। चलिए समझते हैं इन शासकों की कहानी, उनकी लड़ाइयाँ, उनका शासन और उनकी विरासत को। बिल्कुल, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे मध्य एशिया से आया एक शासक बाबर यहाँ अपनी जड़ें जमाता है। हाँ, फिर उसका बेटा हुमायूं कैसे ठोकरें खाकर गद्दी वापस पाता है। उसका तो सफर ही अलग था। और इसी बीच एक अफगान शेरशाह सूरी कैसे थोड़ी ही समय में प्रशासन की ऐसी मिसाल कायम करता है कि आने वाले शासकों को भी उससे सीखना पड़ता है। हाँ, अकबर ने भी काफी कुछ लिया उससे। जी, और अंत में अकबर जो न सिर्फ साम्राज्य फैलाता है बल्कि एक अनोखी मिलीजुली तहजीब, एक संस्कृति बनाने की कोशिश करता है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं बाबर से। हाँ। पूरा नाम था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। 1483 में फरगना, जो आज का उज़्बेकिस्तान है, वहां जन्म हुआ। जी। पिता तैमूर के वंश से, मां चंगेज खान के। मतलब रगों में दो बड़े विजेता वंशों का खून। बिल्कुल, विरासत तो जबरदस्त थी। और सिर्फ 12 साल की उम्र में गद्दी संभाली। लेकिन वो मध्य एशिया में पैर जमाना आसान नहीं था उसके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। समरकंद बार बार हाथ से निकलता रहा। और वो 1502 वाली हार, शैबानी खान से सरेपुल की लड़ाई, वो एक बड़ा मोड़ बनी ना। हाँ, वो हार बहुत अहम थी। उसी के बाद बाबर ने मध्य एशिया की उम्मीद कह सकते हैं छोड़ दी और दक्षिण पूर्व यानी काबुल का रुख किया। अच्छा। 1504 में काबुल जीता और यहीं उसने मिर्जा की पुरानी उपाधि छोड़कर बादशाह का खिताब अपनाया। ये उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा का साफ इशारा था। हाँ बिल्कुल। मध्य एशिया में नाकामी ने ही उसे हिंदुस्तान की तरफ देखने पर मजबूर किया एक तरह से। और कहते हैं कि यहाँ के हालात भी उसके लिए मददगार बन गए। दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी का शासन कमजोर था। जी, अंदरूनी कलह भी थी। हाँ, और कुछ असंतुष्ट सरदार जैसे दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी शायद उसे बुला भी रहे थे। ऐसी बातें हैं। हाँ, ऐसी चर्चाएं मिलती हैं। 1519 में बाजौर पर उसका हमला अहम था क्योंकि यहाँ पहली बार तोपों के इस्तेमाल का जिक्र है। जी, और ये तकनीक भारत के युद्ध क्षेत्र के लिए एकदम नई थी। गेम चेंजर साबित हुई। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा सबूत है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। हाँ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बाबर की सेना छोटी थी पर अनुशासित थी और तोपखाना, उसने इब्राहिम लोदी की कई बड़ी सेना को हरा दिया। उसने वो तुलुगमा रणनीति अपनाई थी ना। हाँ, तुलुगमा मतलब सेना को हिस्सों में बांटकर दुश्मन को किनारों से घेरना और साथ ही तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली और मुस्तफा खान उसके मशहूर तोपची थे। जी हाँ, इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली सल्तनत खत्म हुई। यहीं से भारत में मुगल राज की कह सकते हैं नींव पड़ी। और वो कलंदर वाली उपाधि। हाँ, कहते हैं जीत की खुशी में काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए थे तो लोगों ने उसे कलंदर कहा। लेकिन दिल्ली जीतना ही काफी नहीं था। असली चुनौती तो अब सामने थी, राजपूत। खासकर मेवाड़ के राणा सांगा बहुत शक्तिशाली थे वो। तो 1527 में हुई खानवा की लड़ाई, ये पानीपत से भी ज्यादा मुश्किल थी सुना है। जी हाँ, बाबर ने इसे जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नाम देकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत बड़ी बहादुरी से लड़े तो बहुत बहादुरी से, लेकिन बाबर के तोपखाने और उसकी युद्ध रणनीति के आगे टिक नहीं पाए। और इस जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। जी, और इस जीत से उत्तर भारत में मुगल सत्ता मजबूत हो गई। पानीपत ने दिल्ली दिलाई तो खानवा ने मुगल सत्ता को स्थापित किया। इसके बाद भी लड़ाइयां जारी रहीं। हाँ, चंदेरी में 1528 में मेदिनी राय को हराया, जहां जौहर का भी जिक्र आता है। फिर 1529 में घाघरा की लड़ाई हुई। वो अफगानों के खिलाफ थी। महमूद लोदी और शेर खान भी थे उसमें। जी हाँ, बचे खुचे अफगान थे। इसमें पहली बार जमीन और पानी मतलब थल सेना और नौसेना ने मिलकर युद्ध लड़ा। इन जीतों से बाबर ने उत्तर भारत में अपना दबदबा कायम कर लिया। लेकिन बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो पढ़ा लिखा कला प्रेमी इंसान भी था। हाँ बिल्कुल। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, खुद लिखी। अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में। हाँ,
और कहते हैं कमाल की किताब है। उसमें हिंदुस्तान के मौसम, फल फूल, जानवरों, लोगों, रीति रिवाजों का बड़ा बारीक ब्यौरा दिया है। जी, वो सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, उस दौर के हिंदुस्तान का आईना है। इससे बाबर के व्यक्तित्व, उसकी मुश्किलें, उसकी जीत, उसके प्रकृति प्रेम, सबका पता चलता है। और भारत के 2 ताकतवर राजाओं का खास जिक्र है उसमें, विजयनगर के कृष्णदेवराय और मेवाड़ के राणा सांगा। हाँ, बाद में अकबर के समय अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया, जो ज्यादा मशहूर हुआ। बाबर ने खते बाबरी नाम की एक लिपि, हाँ, एक काव्य शैली या लिपि कह सकते हैं, और जमीन नापने के लिए गज़े बाबरी भी शुरू की। काबुल में शाहरुख और कंधार में बाबरी नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए। वास्तुकला में भी उसने कुछ शुरुआत की। हाँ, पानीपत में काबली बाग मस्जिद बनवाई, आगरा में आराम बाग बनवाया, जो शायद पहला मुगल बाग था, ज्यामितीय तरीके से बना हुआ। और अयोध्या की बाबरी मस्जिद, उसका निर्माण भी उसी के दौर में उसके सेनापति मीर बाकी ने करवाया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसका शासनकाल छोटा रहा, सिर्फ 4 साल, 1526 से 1530। जी, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। पहले आगरा में दफनाया गया, फिर उसकी इच्छा थी तो काबुल ले जाया गया। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव तो रख दी, लेकिन वो नींव अभी कच्ची थी। बिल्कुल, उसे मजबूत करने का काम उसके बेटे हुमायूं के जिम्मे आया, जिसका सफर बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। हुमायूं नाम का मतलब खुशकिस्मत, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ज्यादा नहीं दिया। हाँ, ये तो है। 1530 में गद्दी पर बैठा और आते ही एक बड़ी गलती की, साम्राज्य अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया। हाँ, ये उसकी बड़ी भूल साबित हुई। भाई बाद में उसके लिए मुसीबत ही बने रहे, सहयोग तो मिला नहीं। और दुश्मन भी थे, गुजरात का बहादुर शाह और बिहार में उभरता हुआ शेर खान। जी, यही 2 मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। साम्राज्य का बंटवारा वैसे ही हुमायूं की स्थिति को कमजोर कर गया था। हुमायूं शुरुआत में कहाँ उलझा रहा, कालिंजर पर हमला किया था उसने। हाँ, 1531 में कालिंजर पर, फिर दोहरिया की लड़ाई में महमूद लोधी को हराया। 1532 में चुनार के किले पर घेरा डाला, जहां शेर खान मजबूत हो रहा था। लेकिन चुनार में उसने शेर खान से संधि कर ली, उसे छोड़ दिया। हाँ, ये भी उसकी एक और भूल थी। वो शेर खान की बढ़ती ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। उसका ध्यान गुजरात की तरफ भी बटा हुआ था। बहादुर शाह को हराया जरूर, पर गुजरात फिर हाथ से निकल गया। और शेर खान तो मजबूत होता गया। बिल्कुल, और इस भूल का नतीजा जल्द ही सामने आया। 1539 में चौसा की लड़ाई, हुमायूं और शेर खान के बीच। जी। हुमायूं बुरी तरह हारा, जान बचाकर भागा। कहते हैं एक भिश्ती निजाम नाम का, उसने गंगा पार कराकर जान बचाई थी। अच्छा, और इस जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। जी हाँ, सुल्तान बन गया वो। और फिर 1 साल बाद ही 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई, शेरशाह ने हुमायूं को फिर हराया। ये हार निर्णायक थी। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। जी। अगले 15 साल वो निर्वासित रहा, दर-बदर भटकता रहा। यहीं से मुगल सत्ता का पहला दौर खत्म होता है और सूरवंश का उदय होता है। ये 15 साल हुमायूं के लिए बहुत कठिन थे। इसी निर्वासन के दौरान 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की। हाँ, और फिर 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। आखिरकार उसे मदद कहाँ से मिली? ईरान के शाह तहमास्त की शरण में गया वो। शाह ने मदद की, 14,000 सैनिक दिए। अच्छा, किया अपने भाई कामरान को मरवा दिया। यहीं उसकी मुलाकात बैरम खान से हुई, जिससे उसने अपना सेनापति बनाया। बैरम खान बहुत वफादार और काबिल साबित हुआ बाद में। बिल्कुल, ईरान की मदद और बैरम खान का साथ ये हुमायूं की वापसी में बहुत अहम थे। शेरशाह की मौत 1545 में ही हो गई थी। उसके बाद सूर साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। इसका फायदा उठाकर हुमायूं ने वापसी की। हाँ, 1555 में मच्छीवाड़ा की लड़ाई जीती अफगानों के खिलाफ, फिर सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर सूर को हराया और दिल्ली की गद्दी फिर हासिल कर ली। जी, 15 साल बाद मुगल सत्ता की वापसी हुई। ये उसकी दृढ़ता भी दिखाता है। लेकिन हुमायूं ज्यादा दिन राज नहीं कर पाया। नहीं, दिल्ली लौटने के सिर्फ 6 महीने बाद 1556 में अपने ही बनवाए शेर-ए-मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। कहते हैं वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हाँ, लेनपूल ने कहा था ये। हुमायूं विद्वान था, ज्योतिष में बहुत यकीन रखता था, हर दिन अलग-अलग रंग के कपड़े पहनता था,
लेकिन उसमें फैसले लेने की क्षमता और दूरदर्शिता की थोड़ी कमी थी। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने उसकी जीवनी हुमायूं नामा लिखी थी। जी हाँ, और उसका मकबरा दिल्ली में है, जिसे उसकी पत्नी हाजी बेगम या बेगा बेगम ने बनवाना शुरू किया और अकबर ने पूरा करवाया। हाँ, वो पहला बाग मकबरा माना जाता है ना। जी, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला 4 बाग शैली का मकबरा और मुगल वास्तुकला का एक, कह सकते हैं, मील का पत्थर है। ताजमहल को भी इसने प्रभावित किया। तो हुमायूं का जीवन सबक है कि सिर्फ विरासत में मिली गद्दी काफी नहीं होती। हाँ, उसे संभालने के लिए योग्यता और सही वक्त पर सही फैसले लेना भी जरूरी है। हुमायूं के जाने और अकबर के आने के बीच के दौर में हिंदुस्तान पर हुकूमत की शेर शाह सूरी ने। हाँ, वो 5 साल 1540 से 45 बहुत महत्वपूर्ण थे। वाकई एक कमाल का शासक था। असली नाम फरीद, पिता सासाराम, बिहार के छोटे जागीरदार। सोचिए, एक जागीरदार के बेटे से हिंदुस्तान के बादशाह तक का सफर। अपनी काबिलियत से वो बिहार के शासक बहार खान लोहानी का खास बना। कहते हैं शेर मारने पर शेर खान की उपाधि मिली। जी, फिर बंगाल जीता, हजरत आला कहलाया, और चौसा जीतने के बाद सुल्तान आदिल यानी शेर शाह। उसे प्रोटो अकबर यानी अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके कई प्रशासनिक सुधारों को अकबर ने भी अपनाया या सुधारा। उसने साबित किया कि शासन करने के लिए सिर्फ शाही खानदान में पैदा होना जरूरी नहीं। उसकी सबसे बड़ी देन शायद उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है, खासकर सड़कें और मुद्रा। हाँ, सड़कों का जाल बिछवाया। सबसे मशहूर सड़क-ए-आज़म, जिसे आज हम जीटी रोड कहते हैं, उसी ने बनवाई, या कह लीजिए बड़े पैमाने पर सुधरवाई थी। बंगाल के सोनारगांव से पेशावर तक। जी, और इसके किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, सराएं बनवाई, हर 2 कोस पर सराएं। ताकि यात्रियों और व्यापारियों को सहूलियत हो। इससे व्यापार और संचार बहुत तेज हो गया होगा। जाहिर है। और उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसने चांदी का रुपया चलाया। ये रुपया शब्द उसी ने शुरू किया था। जी हाँ, पहली बार उसी ने इस्तेमाल किया। और ये सिक्का इतना शुद्ध और मानक था कि मुगलों और यहाँ तक कि अंग्रेजों के समय तक चलता रहा। वाह! सोने की अशर्फी और तांबे का दाम भी चलाया। सिक्कों पर अपना नाम अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखवाया। ये उसकी दूरदर्शिता दिखाता है। जमीन के बंदोबस्त में भी उसने बड़े सुधार किए। हाँ, जमीन की पैमाइश करवाई, उसके लिए गजे सिकंदरी का इस्तेमाल किया और उपज के आधार पर लगान तय किया, जिसे जब्ती प्रणाली कहते हैं। किसानों को पट्टा और कबूलियत दिए। जी, पट्टा यानी मालिकाना हक का दस्तावेज और कबूलियत यानी लगान चुकाने का लिखित वादा। कोशिश ये थी कि किसानों पर ज्यादती ना हो और राज्य की आमदनी भी पक्की रहे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की भी शुरुआत की, जमींदारी प्रथा खत्म की। सैन्य प्रशासन में क्या किया? उसने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां दोबारा लागू की। दाग यानी घोड़ों को दागना ताकि अच्छे घोड़े बदले ना जा सकें, और चेहरा यानी सैनिकों का हुलिया दर्ज करना। अच्छा, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। बिल्कुल। सेना में अनुशासन और पारदर्शिता रहे, एक मजबूत केंद्रीय सेना बनाई। उसकी डाक व्यवस्था, जिसे पुलिस व्यवस्था भी कहा गया, वो भी बहुत कुशल थी। वास्तुकला में दिल्ली का पुराना किला। हाँ, पुराना किला उसी ने बनवाया। उसके अंदर की किलाए कोहना मस्जिद बहुत खूबसूरत है। रोहतासगढ़ का भी किला। लेकिन सबसे शानदार तो सासाराम में उसका अपना मकबरा है। बिल्कुल, झील के बीच में बना हुआ ऊंचे चबूतरे पर पठान और भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन प्रशासन में हिंदुओं को भी जगह दी थी। हाँ, दी थी। वो एक न्यायप्रिय शासक माना जाता था। फिरोज शाह तुगलक के कई सुधारों को उसने फिर से लागू किया। उसकी जानकारी हमें अब्बास खान शेरवानी की तारीख़-ए-शेरशाही और कुछ हद तक मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से भी मिलती है। और उसकी मौत कैसे हुई? 1545 में। कालिंजर किले की घेराबंदी चल रही थी। उसी दौरान एक तोप का गोला फटने से घायल हो गया और मर गया। तो शासन सिर्फ 5 साल, पर असर बहुत गहरा। बेहद प्रभावशाली। उसने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, वो आने वाले मुगल साम्राज्य के बहुत काम आया। सूर वंश का अंतिम शासक सिकंदर सूर था, जिसे हुमायूं ने हराया था। और अब आते हैं उस बादशाह पर जिसका नाम मुगल इतिहास में सबसे अदब से लिया जाता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हाँ, अकबर द ग्रेट। 1556 से 1605, लगभग 50 साल का लंबा शासनकाल। जन्म 1542 में अमरकोट में, हुमायूं के निर्वासन के दौरान। माँ हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की मौत के वक्त वो सिर्फ 13-14 साल का था। पंजाब के कलानौर में ताजपोशी हुई। जी। और शुरुआती सालों में 1556 से 60 बैरम खान उसका संरक्षक रहा। एक तरह से उसने ही अकबर के लिए रास्ता साफ किया। हाँ,
बैरम खान ने शुरुआती मुश्किलों का सामना किया। सबसे बड़ी चुनौती थी हेमू की। हेमचंद्र विक्रमादित्य आदिल शाह सूर का मंत्री था, बहुत काबिल था। हुमायूं की मौत के बाद उसने दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी। वो आखिरी हिंदू शासक था दिल्ली का। कह सकते हैं 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच। असल में अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था। मुगल सेना ने हेमू को हरा दिया। हेमू की आंख में तीर लग गया था। ये जीत मुगल सत्ता की बहाली के लिए निर्णायक थी। हेमू की चुनौती खत्म हो गई। बैरम खान के हटने के बाद कुछ समय 1560-62 अकबर पर उसकी धायमा महाम अनागा और हरम की दूसरी औरतों का असर रहा। उसे पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन भी कहते हैं। लेकिन जल्द ही अकबर ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली और फिर शुरू हुआ साम्राज्य विस्तार का लंबा दौर। जी, मालवा जीता, गोंडवाना जीता, रानी दुर्गावती से लड़कर चित्तौड़, रणथंभौर एक के बाद एक जीते। राजपूतों के प्रति अकबर की नीति खास थी। उसने सिर्फ युद्ध नहीं किया, नहीं, युद्ध भी किए जैसे चित्तौड़ और रणथंभौर, लेकिन साथ ही उसने संधि और वैवाहिक संबंधों का भी रास्ता अपनाया। आमेर के राजा भारमल की बेटी हरकाबाई उनसे शादी की, जिन्हें शायद जोधाबाई भी कहा जाता है, हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। जी, कई राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता मानी और उन्हें मुगल दरबार और सेना में ऊंचे पद मिले, जैसे राजा मान सिंह, राजा टोडरमल। हाँ, लेकिन मेवाड़ ने अधीनता नहीं मानी। महाराणा प्रताप का संघर्ष वो एक अलग कहानी है। महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक संघर्ष किया। 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई बहुत मशहूर है। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। जी, नतीजा अनिर्णायक सा रहा, पर महाराणा प्रताप का संघर्ष एक प्रतीक बन गया वीरता का। अकबर ने गुजरात जीता, जो व्यापार के लिए बहुत अहम था। हाँ, 1572 में। कहते हैं इसी जीत के बाद उसने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा था और बाद में असीरगढ़ किले की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। अच्छा, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की याद में नहीं था। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वो दक्कन असीरगढ़ विजय के बाद बना था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में तो फतेहपुर सीकरी का नामकरण हुआ। ठीक है। फिर बंगाल, बिहार, काबुल, कश्मीर, सिंध सब उसके साम्राज्य में शामिल हुए। जी, दक्षिण में भी उसने खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्से जीते जहां चांद बीबी ने टक्कर दी थी, और असीरगढ़ का किला उसकी आखिरी विजय थी। वो दक्षिण का बादशाह भी कहलाया। उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन अकबर सिर्फ साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं जाना जाता। उसकी धार्मिक नीति और प्रशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अकबर की खासियत है। उसने 1562 में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया और युद्ध बंदियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना भी बंद कर दिया। फिर 1564 में जजिया कर हटा दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था। ये बहुत बड़े कदम थे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। उसकी सोच समय के साथ और उदार होती गई। 1575 में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी पूजा घर बनवाया। वहां क्या होता था? शुरू में सिर्फ सुन्नी मुस्लिम विद्वानों से चर्चा होती थी, पर उनके आपसी झगड़ों से तंग आकर उसने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। शिया, हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी दस्तूर, ईसाई पादरी सबसे चर्चा करता था। इन चर्चाओं से ही उसे समझ आया होगा कि हर धर्म में कुछ सच्चाई है। बिल्कुल, और सहिष्णुता जरूरी है। इसी सोच से सुलह ए कुल यानी सबके लिए शांति की नीति निकली, जो उसके शासन का आधार बनी। 1579 में उसने महजरनामा जारी किया था। वो क्या था? महजर यानी घोषणा पत्र। इससे उसे ये अधिकार मिल गया कि अगर इस्लामी कानून की व्याख्या पर उलेमाओं में मतभेद हो तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में और राज्य के हित में अंतिम फैसला ले सकता है। इसने उलेमाओं का प्रभाव कम किया। और 1582 में दीन इलाही या तौहीद इलाही, हाँ, ईश्वरीय एकेश्वरवाद, ये सभी धर्मों की अच्छी बातों का मिश्रण था। इसमें मूर्ति पूजा नहीं थी, आग और सूरज को सम्मान दिया जाता था। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक संहिता या सूफी तरीके जैसा ज्यादा था। कितने लोग बने इसके सदस्य? बहुत कम, शायद 18। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिसने इसे अपनाया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसकी आलोचना भी की है। लेकिन ये अकबर की समन्वयवादी सोच का प्रतीक तो है। हाँ, बिल्कुल। उसने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की, विधवा विवाह को इजाजत दी, लड़के लड़कियों की शादी की उम्र तय की, लड़के 16, लड़की 14। वो पहला मुगल शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग करने की कोशिश की।
शेख सलीम चिश्ती का वो बहुत सम्मान करता था। प्रशासन में उसकी मनसबदारी प्रथा ये क्या थी? ये एक रैंक सिस्टम था। हर अधिकारी को एक मनसब यानी पद दिया जाता था, जिसमें 2 रैंक होते थे, ज़ात और सवार। ज़ात से उसका व्यक्तिगत पद और वेतन तय होता था, और सवार से ये कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। अच्छा, तो इसी से सेना और सरकारी अफसरशाही चलती थी। जी हाँ, ये मुगल प्रशासन और सेना का आधार बनी। इससे बादशाह का सीधा नियंत्रण रहता था। और भू राजस्व के लिए राजा टोडरमल की देहसाला प्रणाली। हाँ, ये भी बहुत अहम सुधार था। इसमें पिछले 10 सालों की औसत उपज और औसत कीमत के आधार पर हर फसल के लिए नकद लगान तय कर दिया जाता था। मतलब हर साल हिसाब नहीं करना पड़ता था। हाँ, इससे व्यवस्था स्थिर हो गई। जमीन को उसकी उर्वरता के हिसाब से 4 श्रेणियों में बांटा गया। पोलज, जिस पर हर साल खेती हो, परौती, 1-2 साल खाली छोड़ने वाली, चचर, 3-4 साल खाली रहने वाली, और बंजर, 5 या ज्यादा साल खाली रहने वाली। लगान उसी हिसाब से लगता था। ये शेर शाह की जब्ती व्यवस्था का ही सुधरा हुआ रूप था। साम्राज्य को सूबों में, सूबों को सरकारों में, सरकारों को परगनों में और परगनों को गांव में बांटा गया था। जी, एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा था। वतन जागीर की व्यवस्था भी शुरू की। मतलब राजपूत राजाओं को उनकी अपनी जमीनें जागीर के तौर पर वापस दे दी। अकबर कला और साहित्य का भी बड़ा संरक्षक था। हाँ, उसके दौर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। फारसी तो राजभाषा थी ही। उसके दरबार में नवरत्न थे, 9 खास लोग। जी, बीरबल महेश दास अपनी हाजिर जवाबी के लिए, राजा टोडरमल वित्त मंत्री, तानसेन रामतनु पांडे महान संगीतकार, अबुल फजल इतिहासकार। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। हाँ, आईने अकबरी तो उस समय के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था की जानकारी का खजाना है। और कौन थे? फैजी थे, अबुल फजल के भाई, कवि थे। गणित की किताब लीलावती का अनुवाद किया। राजा मानसिंह सेनापति, अब्दुल रहीम खाने खाना कवि और बाबरनामा के अनुवादक। फकीर रज़ियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा भी नवरत्नों में गिने जाते हैं। उसने एक अनुवाद विभाग मकतब खाना भी बनवाया था। जी हाँ, वहाँ महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा, युद्धों की किताब नाम से हुआ। रामायण, अथर्ववेद, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी, कई संस्कृत किताबों का फारसी में अनुवाद हुआ। इससे ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान बढ़ा होगा। बिल्कुल, अकबर का दौर साहित्य और कला के लिए सुनहरा माना जाता है, खासकर साहित्य का। वास्तुकला में भी उसका योगदान जबरदस्त है। आगरा का किला बनवाया। लेकिन सबसे शानदार तो फतेहपुर सीकरी है, जिसे उसने राजधानी बनाया। हाँ, हालांकि पानी की कमी के कारण बाद में छोड़ना पड़ा। वहाँ कई खूबसूरत इमारतें बनवाई, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल जो बौद्ध विहार शैली से प्रेरित है, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का संगमरमर का खूबसूरत मकबरा, जोधाबाई का महल। उसकी वास्तुकला में भारतीय और फारसी शैलियों का मेल दिखता है ना? जी हाँ, यही अकबर के दौर की वास्तुकला की खासियत है। एक मिली-जुली शैली विकसित हुई। अकबर का अपना मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जिसे जहांगीर ने पूरा किया। वो थोड़ा अलग है, उसमें गुंबद नहीं है, बौद्ध विहार जैसा लगता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई पेचिश से। जी, वो अपने पीछे एक विशाल, मजबूत, सुव्यवस्थित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध साम्राज्य छोड़ गया। तो हमने देखा, बाबर ने नींव डाली, हुमायूं ने उसे बड़ी मुश्किलों से बचाया। शेर शाह ने बीच में आके प्रशासन का एक तरह से पाठ पढ़ाया। हाँ, एक मॉडल दिया। हाँ, और अकबर ने उस नींव पर एक आलीशान इमारत खड़ी कर दी, जिसमें अलग अलग रंग और शैलियां शामिल थीं। बिल्कुल, ये चारों शासक मुगल साम्राज्य के बनने और संवरने की कहानी के सबसे अहम किरदार हैं। इनका दौर सिर्फ लड़ाइयों और जीतों का नहीं, बल्कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक मेल जोल और कला के विकास का भी दौर था। हाँ, इन्होंने जो नीतियां अपनाई, जो इमारतें बनवाई, उनका असर सदियों तक रहा। जी हाँ। और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए। इन शासकों की नीतियां, चाहे वो राज करने की हों, लड़ने की, या फिर अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों को साथ लाने की, उनका आज के भारत पर क्या और कितना असर बाकी है? ये दिलचस्प सवाल है। क्या उनकी बनाई कोई चीज, कोई व्यवस्था, कोई सोच आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है? शायद इस पर सोचना इस इतिहास को और भी प्रासंगिक बना देगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। चलिए, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और गहरी खोज के साथ। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम मुगल इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं निर्णायक मोड़ पर नजर डालेंगे।
अकबर के बाद के 3 प्रमुख बादशाह, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जी हाँ, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं मुगल सल्तनत के लिए। और ये विश्लेषण आधारित है हमें मिले मध्यकालीन इतिहास से जुड़े कुछ अंशों पर। हमारा मकसद है मतलब इन स्रोतों से जानकारी के जो जरूरी हिस्से हैं उनको निकालकर एक साफ तस्वीर पेश करना। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि तथ्यों को सहज तरीके से सामने रखा जाए। अकबर ने तो देखिए एक मजबूत नींव रखी थी, बिल्कुल। लेकिन इन तीनों शासकों ने मुगल साम्राज्य को अपनी अपनी एक अलग पहचान दी। किसी ने कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, किसी ने ऐसी इमारतें बनवाई कि आज भी दुनिया हैरान है। हाँ, और किसी ने साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक फैलाया। सही कहा, लेकिन शायद अनजाने में ही उसके बिखराव की कहानी भी लिख दी। जी। तो आइए इस महत्वपूर्ण दौर को समझने की कोशिश करते हैं। जी। इस यात्रा में तथ्यों और उनके विश्लेषण के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। क्या आप हमें अकबर के ठीक बाद के माहौल का एक छोटा सा अंदाजा दे सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में मतलब एक स्थापित और काफी शक्तिशाली हकीकत बन चुका था। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों को ये विरासत में मिला। जहांगीर ने तो काफी हद तक स्थिरता बनाए रखी। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी थीं, जैसे नूरजहां का बढ़ता हुआ प्रभाव और अंदरूनी विद्रोह भी हुए। फिर शाहजहां का दौर आया। शान और शौकत, इमारतें बनवाने का काम, वो सब चरम पर पहुंचा। हाँ, वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं उसे। बिल्कुल। और फिर औरंगजेब का वक्त आया। साम्राज्य क्षेत्रफल के लिहाज से तो सबसे बड़ा हुआ उनके समय में। लेकिन लगातार जो युद्ध चलते रहे और उनकी कुछ नीतियां जो थोड़ी विवादास्पद रहीं, उन्होंने साम्राज्य को कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया था। अच्छा। यहीं से हम कह सकते हैं कि मुगल शक्ति के ढलान की शुरुआत दिखने लगती है। तो चलिए फिर जहांगीर से शुरू करते हैं। शासनकाल था 1605 से 1627 तक। अकबर के बेटे सलीम, जिनका जन्म सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से माना जाता है, वो जहांगीर यानी दुनिया जीतने वाला के नाम से तख्त पर बैठे। उनके गुरु अब्दुल रहीम खाने खाना थे। जी, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो खुद अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जी। और जहांगीर ने अकबर की कई नीतियों को जारी भी रखा, खासतौर पर राजपूतों के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश की। मेवाड़, जो अकबर के समय में पूरी तरह से अधीन नहीं हो पाया था, हाँ, महाराणा प्रताप वाला मामला। जी, तो उसे जहांगीर ने अपने शासनकाल में मुगल नियंत्रण में लाया। ये उनकी एक बड़ी, कह सकते हैं, सैन्य सफलता मानी जाती है। उनकी शादियां भी इतिहास में काफी मायने रखती हैं। मानबाई से बेटे खुसरो हुए। जगत गुसाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहा गया, उनसे खुर्रम यानी शाहजहां पैदा हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जिनका जिक्र होता है वो है मेहरुन्निसा, नूरजहां। हाँ, नूरजहां, जिन्हें जहांगीर ने दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। कहा जाता है कि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। बेहद ज्यादा। शेर अफगान की विधवा थी नूरजहां, और जहांगीर ने उनसे 1611 में शादी की। इसके बाद उन्होंने अपने पिता, जिन्हें एतमादुद्दौला का खिताब मिला, अपने भाई आसफ खान और शहजादे खुर्रम के साथ मिलकर एक गुट सा बना लिया, जिसे इतिहासकार अक्सर जुंटा गुट कहते हैं। जुंटा गुट, अच्छा। हाँ, और इस गुट का दरबार और प्रशासन पर काफी दबदबा रहा। नूरजहां का रुतबा तो इतना बढ़ गया था कि कुछ चांदी के सिक्कों पर जहांगीर के साथ उनका नाम भी पाया गया। वाकई? सिक्कों पर नाम? जी हाँ, ये उस दौर में किसी महिला के लिए एक असाधारण बात थी, मतलब अभूतपूर्व। लेकिन जहांगीर के शासन की शुरुआत ही आसान नहीं थी। अपने बेटे खुसरू के विद्रोह से हुई 1606 में। जी। इस विद्रोह का दमन भेरावल के पास युद्ध में हुआ। कहते हैं खुसरू का साथ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दिया था। विद्रोह के परिणाम काफी गंभीर हुए। जहांगीर ने विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचला। खुसरो को तो अंधा करवा दिया गया और गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया गया। इस घटना ने मुगलों और सिखों के रिश्तों में एक ऐसी कड़वाहट घोल दी जो आगे चलकर और बढ़ती ही गई। इसी दौर में वो यूरोपीय ताकतें भी भारत में दस्तक दे रही थी, है ना? बिल्कुल। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के तौर पर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। हाँ, हॉकिंस। जहांगीर ने उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया। मनसब यानी एक तरह का सैन्य और प्रशासनिक रैंक। फिर 1615 में सर थॉमस रो आए। उन्हें व्यापारिक रियायतें हासिल करने में कुछ हद तक सफलता भी मिली।
जहांगीर अपने इंसाफ के लिए भी जाने जाते थे। वो सोने की जंजीर वाली बात, हाँ, जंजीरे अदल। आगरा के किले में उन्होंने सोने की एक जंजीर लगवाई थी। कहा जाता है कि कोई भी फरियादी इसे बजाकर सीधे बादशाह तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता था। उन्होंने कुछ शाही फरमान भी जारी किए जिन्हें आईने जहांगीरी कहते हैं। इनमें तंबाकू के इस्तेमाल पर पाबंदी भी शामिल थी। अच्छा, तंबाकू पर पाबंदी, पर वो तो शायद इसी दौर में आया था भारत। हाँ, ये दिलचस्प बात है। पुर्तगालियों द्वारा लाया गया तंबाकू भारत में पहली बार उगाया जाना इसी दौर में शुरू हुआ था और जहांगीर ने उस पर पाबंदी लगा दी। जहांगीर को कला, खासकर चित्रकला का बड़ा शौकीन माना जाता है। कहते हैं उनका दौर मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। बिल्कुल सही। वो खुद चित्रकला के इतने बड़े पारखी थे कि वो दावा करते थे कि किसी तस्वीर में अलग-अलग हिस्से किस किस चित्रकार ने बनाए हैं ये वो पहचान सकते हैं। उनके दरबार में उस्ताद मंसूर थे जो पशु पक्षियों और फूलों के चित्रण में माहिर थे। हाँ, उस्ताद मंसूर का नाम सुना है। अबुल हसन थे जिन्हें नादिर-उज़-ज़मान की उपाधि मिली थी। बिशनदास जैसे बेहतरीन चित्रकार थे। इस दौर की पेंटिंग्स में यथार्थवाद, बारीक डिटेलिंग और रंगों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल दिखता है। चित्रों में वो प्रभामंडल यानी डिवाइन हेलो का इस्तेमाल भी एक खासियत थी। प्रशासन के लिहाज से भी उन्होंने कुछ बदलाव किए। वो मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सीह अस्पा प्रणाली, ये क्या थी? हाँ, ये मनसबदारी सिस्टम में एक सुधार था। देखिए, मनसबदारी रैंक तय करती थी जिसमें जात यानी व्यक्तिगत पद और सवार यानी कितने घुड़सवार रखने हैं ये शामिल होता था। 2 अस्पा सीह अस्पा नियम के तहत कुछ चुनिंदा मनसबदारों को अपने जात पद को बढ़ाए बिना ही ज्यादा सवार रखने की इजाजत मिल गई। अच्छा, मतलब रैंक वही पर फौज ज्यादा। हाँ, कुछ ऐसा ही। इससे सेना की ताकत तो बढ़ी, लेकिन खजाने पर बोझ कुछ हद तक सीमित रहा। हालांकि उनके शासनकाल में एक बड़ी नाकामी भी रही। 1622 में कंधार का महत्वपूर्ण किला फारस के हाथों निकल जाना। कंधार का जाना एक बड़ा झटका बना होगा। वास्तुकला में भी उनकी दिलचस्पी थी। कश्मीर में वो शालीमार और निशात बाग। जी, और नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का बहुत ही खूबसूरत मकबरा बनवाया जिसमें पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ। पित्रा ड्यूरा मतलब वो संगमरमर में कीमती पत्थरों की जड़ाई। बिल्कुल वही। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी भी लिखी। तो कुल मिलाकर जहांगीर का दौर कलात्मक विकास और काफी हद तक स्थिरता का रहा, लेकिन चुनौतियां भी साथ साथ थीं। जी, और उसमें नूरजहां का बढ़ता प्रभाव, शहजादों की महत्वाकांक्षाएं और बाहरी चुनौतियों के बीज भी मौजूद थे जो आगे पनपने वाले थे। ठीक है, अब आते हैं शाहजहां के दौर पर। 1627 से 1658 तक जहांगीर के बेटे खुर्रम शाहजहां यानी दुनिया का राजा के नाम से तख्त पर बैठे। उनकी सबसे प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम थी जिन्हें उन्होंने मुमताज महल का खिताब दिया। और शाहजहां का नाम आते ही जाहिर है ताजमहल का ख्याल आता है। हाँ, बिल्कुल। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ताजमहल जो उन्होंने मुमताज महल की याद में बनवाया 1631 से 1653 के बीच, वो इसका शिखर है। इसके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जी, राजस्थान के मकराना से लाए गए सफेद संगमरमर पर जो पित्रा ड्यूरा की जड़ाई का काम है वो तो बेमिसाल है। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि सफेद संगमरमर का इस्तेमाल इससे पहले भी हुआ था, जैसे हुमायूं के मकबरे में, लेकिन ताजमहल में इसका जिस पैमाने पर और जिस खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ वो अभूतपूर्व था। लेकिन इस भव्यता की कीमत भी तो रही होगी, मतलब इतना पैसा खर्च हुआ होगा। निश्चित रूप से ताजमहल और शाहजहां ने जो दूसरी भव्य इमारतें बनवाईं उन पर बेहिसाब दौलत खर्च हुई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस भारी खर्च ने शाही खजाने पर काफी बोझ डाला, जिसके शायद दूरगामी परिणाम हुए होंगे। हो सकता है औरंगजेब की कुछ सख्त आर्थिक नीतियों के पीछे ये भी एक वजह रही हो। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने और कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई? उन्होंने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की और एक नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। जी हाँ, वही पुरानी दिल्ली। यहीं उन्होंने लाल किला बनवाया जिसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास जैसी शानदार इमारतें हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां की ही देन है। आगरा में उन्होंने मोती मस्जिद बनवाई। ये जहांगीर की लाहौर वाली मोती मस्जिद से अलग है। अच्छा। और वो मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस भी बनवाया था।
हाँ, तख्ते ताउस, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े थे। कोहिनूर भी था उसमें। जी हाँ, कोहिनूर भी शामिल था। वो उन्हें कैसे मिला था कोहिनूर? शाहजहां ने दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दिया, खासकर जब कंधार पूरी तरह हाथ से निकल गया। 1636 में गोलकुंडा के वजीर थे मीर जुमला। उन्होंने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की और उन्हें कई बेशकीमती तोहफे दिए। अच्छा, तोहफे में? हाँ, तोहफे में उन्हीं में कोहिनूर हीरा भी शामिल था। हालांकि उनके दौर में कुछ ऐसी नीतियां भी थीं, जैसे गोहत्या पर पाबंदी लगाना और तीर्थ यात्रा कर को फिर से लागू करना, जो अकबर की नीतियों से थोड़ी अलग थीं। उनके दरबार में विदेशी यात्री भी आते रहे, जैसे जहांगीर के समय में आए थे। हाँ बिल्कुल, फ्रांसीसी यात्री थे बर्नियर और टेवर्नियर, और एक इतालीवी यात्री थे निकोलो मनुची। ये सब इसी दौर में भारत आए। टेवर्नियर, जो खुद एक जौहरी था, उसने तो खास तौर पर भारत के हीरों और मयूर सिंहासन का काफी विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन शाहजहां के शासन का अंत वो काफी दुखद रहा। उनके बेटों के बीच वो उत्तराधिकार का भयानक युद्ध। हाँ, 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनके चारों बेटे दारा शिकोह, जिन्हें शाहजहां अपना उत्तराधिकारी मानते थे, जी, दारा शिकोह जो काफी उदार विचारों के भी थे, फिर शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, इन चारों के बीच तख्त के लिए जंग शुरू हो गए। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़ जैसे कई बड़े युद्ध हुए। इनमें औरंगजेब अपनी सैन्य कुशलता और कह सकते हैं कूटनीति के बल पर विजयी रहा। उसने अपने भाइयों को शिकस्त दी और दारा शिकोह को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। और फिर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया। जी, शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी लगभग 8 साल आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद रहकर गुजारे, जहां उनकी बेटी जहांआरा ने उनकी देखभाल की। 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जीवनी शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखी है। तो शाहजहां का दौर मुगल साम्राज्य की शान और शौकत का प्रतीक है, लेकिन उसी दौर में उत्तराधिकार के संघर्ष ने शायद पतन की नींव भी डाल दी थी। हाँ, ये कहा जा सकता है। और अब हम पहुंचते हैं मुगल साम्राज्य के आखिरी ताकतवर बादशाह औरंगजेब के दौर में, 1658 से 1707 तक। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आलमगीर यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण की। उन्हें एक बड़ी जटिल शख्सियत माना जाता है। एक तरफ तो कट्टर सुन्नी मुसलमान, सादा जीवन जीने वाले जिंदा पीर, हाँ, जिंदा पीर या जीवित संत कहते थे उन्हें। और दूसरी तरफ एक महत्वाकांक्षी और काफी कठोर शासक। बिल्कुल, औरंगजेब बेहद धार्मिक थे। वो इस्लामी कानूनों को बहुत सख्ती से लागू करना चाहते थे। उन्होंने संगीत, नृत्य, शराब, जुआ और नौरोज जैसे त्योहारों पर पाबंदी लगा दी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि वो खुद एक कुशल वीणा वादक थे। अच्छा, वीणा बजाते थे? जी हाँ, उन्होंने अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा बंद करवा दी, सती प्रथा और गुलामी पर रोक लगाने के फरमान भी जारी किए, और नैतिक आचरण पर नजर रखने के लिए मोहतसिब नाम के अधिकारी नियुक्त किए। उनकी धार्मिक नीतियां काफी विवादास्पद रहीं, खासकर हिंदुओं के प्रति, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ये सच है। उन्होंने 1664 के आसपास तीर्थ यात्रा कर और 1669 में जजिया कर वो फिर से लगा दिया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। जी, अकबर ने हटा दिया था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक टैक्स था। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ने का हुक्म भी दिया। इन कदमों से जाहिर है हिंदू आबादी का एक बड़ा वर्ग नाराज हुआ और विद्रोह की दाजना बढ़ी। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास भी सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि इन सख्त नीतियों के बावजूद औरंगजेब के प्रशासन में हिंदू मनसबदारों या अधिकारियों की संख्या किसी भी पिछले मुगल बादशाह से ज्यादा थी। इसे कैसे समझा जाए? ये तो काफी उलझन वाली बात है। हाँ, ये मुगल शासन की जटिलताओं को दिखाता है। देखिए, एक तरफ औरंगजेब की नीतियां धार्मिक कट्टरता दर्शाती हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन चलाने के लिए उन्हें योग्य और अनुभवी अधिकारियों की जरूरत थी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो शायद ये राजनीतिक व्यावहारिकता थी, साम्राज्य की जरूरत का नतीजा था। हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि उनकी नीतियों ने कई समूहों को साम्राज्य से दूर जरूर कर दिया। जैसे 1675 में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में इस्लाम कबूल न करने पर शहीद करवा दिया गया। इससे सिख समुदाय के साथ टकराव और भी ज्यादा बढ़ गया। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार तो बहुत हुआ, लेकिन उन्हें लगातार युद्ध भी लड़ने पड़े। हाँ, उनके समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार पर पहुंचा।
लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर उनका नियंत्रण था। लेकिन इस विस्तार को बनाए रखना बहुत मुश्किल साबित हुआ। उन्हें जाटों, सतनामियों, अफगानों और सिखों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके अपने बेटे शहजादा अकबर, अकबर द्वितीय, ने भी विद्रोह किया, जिसे मराठा शासक संभाजी का समर्थन मिला था। और मराठे तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बने रहे शायद। उन्होंने अपने शासन का काफी बड़ा हिस्सा दक्कन में बिताया है, ऐसा सुना है। बिल्कुल। 1682 के बाद से औरंगजेब ज्यादातर दक्कन में ही रहे। मराठों और दक्कनी सल्तनतों बीजापुर और गोलकुंडा से लड़ते हुए, इसीलिए दक्कन को नासूर या औरंगजेब की कब्रगाह भी कहा जाता है। अच्छा, औरंगजेब की खबरगाह? जी, उन्होंने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को तो जीत लिया, लेकिन मराठों को पूरी तरह दबा नहीं पाए। 1689 में उन्होंने शिवाजी के बेटे संभाजी को पकड़कर मरवा दिया, लेकिन मराठा संघर्ष फिर भी जारी रहा। इन लगातार चलने वाले युद्धों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया और साम्राज्य की सैन्य शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया। वास्तुकला में उनका योगदान शाहजहां जैसा तो नहीं था, पर कुछ इमारतें उन्होंने भी बनवाई। हाँ, शाहजहां जैसा भव्य नहीं, लेकिन बनवाई। उन्होंने दिल्ली के लाल किले में एक छोटी संगमरमर की मोती मस्जिद बनवाई, लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई, जो आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, और औरंगाबाद में अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम यानी राबिया बीबी की याद में उन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया। हाँ, बीबी का मकबरा, जिसे दूसरा ताजमहल या दक्कन का ताज भी कहते हैं। जी बिल्कुल। उसे ताजमहल की एक तरह से अधूरी नकल माना जाता है। उन्होंने चित्रकला और संगीत को खास प्रोत्साहन नहीं दिया। उनके आदेश पर इस्लामी कानूनों का एक संग्रह फतवा-ए-आलमगीरी तैयार किया गया और उनकी जीवनी आलमगीर नामा काजिम शिराजी ने लिखी, हालांकि वो सिर्फ शुरुआती 10 सालों की है। और 1707 में अहमदनगर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके लंबे शासनकाल ने साम्राज्य को शिखर तक तो पहुंचाया, लेकिन लगता है साथ ही उसे अंदर से खोखला भी कर दिया। बिल्कुल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हो गया। उत्तराधिकार के युद्ध फिर से शुरू हुए, सूबेदार आजाद होने लगे और मराठे, सिख और दूसरी शक्तियां उभरने लगीं। तो हमने इन 3 अहम बादशाहों के दौर को देखा। जहांगीर कलाप्रेमी, स्थिरता के साथ अंदरूनी चुनौतियां; शाहजहां वास्तुकला का शिखर, शान और शौकत पर कहीं ना कहीं पतन के बीच; और औरंगजेब विशाल साम्राज्य, धार्मिक कट्टरता, निरंतर युद्ध और अंत की शुरुआत। हाँ, और इन तीनों का दौर हमें ये सिखाता है कि साम्राज्य कैसे बनते हैं, अपने शिखर पर पहुंचते हैं और फिर कैसे अंदरूनी और बाहरी कारणों से उनका पतन होता है। इसमें शासक की नीतियां, उसका व्यक्तित्व, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक, आर्थिक दबाव, बाहरी चुनौतियां सब अपनी भूमिका निभाते हैं। इसे समझना सिर्फ बादशाहों की कहानी जानना नहीं है, बल्कि इतिहास की बड़ी ताकतों और उनके समाज पर पड़ने वाले असर को समझना है। और आखिर में श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा हमने चर्चा की, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां सख्त थीं, फिर भी उनके प्रशासन में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे। ये विरोधाभास हमें मुगल शासन प्रणाली की जटिलता के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, और साम्राज्य की सेवा करने वाले लोगों की अलग अलग प्रेरणाओं के बारे में। क्या ये महज राजनीतिक जरूरत थी, या व्यक्तिगत वफादारी, या कुछ और गहरा था इसके पीछे? ये सोचने वाली बात है। इस सवाल पर सोचिएगा। आज के सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।